और उजांग सर रात में 11:15 बजे तक मेरा स्मार्ट बोर्ड बंद नहीं हो गया, जब तक वो इलेक्ट्रिसिटी डाउन होने की वजह से, तब तक मैं पढ़ाता रहा। मैंने कल एक चार्ट बना के भेजा था, खुद ही तुम्हें जवाब मिल जाएगा रिजल्ट तुम्हारा 2026 से 27 में क्या आने जा रहा है। तो तुम्हारा इसके बाहर कुछ नहीं जाना है, ये तुम्हें बिल्कुल फ्रेम कर देगा। ये जो टेस्ट आज मैं कराने जा रहा हूँ, इसमें कम से कम 2 सीनियर ऑफिसर जो सिलेक्टेड हैं, उन्होंने इस टेस्ट को बनाने में हेल्प की है। 26-27 वालों तक तो मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा कि मैं बता दूंगा इतने क्वेश्चन यहाँ से आने हैं, टेंशन नहीं लेना है। तो आपका इंडियन सोसाइटी शुरू होने जा रहा है 27 से। इंडियन सोसाइटी की 5 बुकलेट हैं, वो मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। बहुत अच्छे से उसको करेंगे हम लोग साथ साथ, और थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मैंने क्लास शुरू किया, तो एक जो आपका टाइम मैनेजमेंट रहेगा उसको समझ लो, लिख लो चाहो तो पहले थोड़ा सा। मैंने कल एक चार्ट बना के भेजा था कि भाई इसमें पूरे साल भर का 2 साल का मैं टाइम टेबल दे दूंगा कि अगर आप भी उसको डेली सेल्फ स्टडी भी करते हो तो वो पूरा कर सकते हो। फिर कितने पार्ट्स पे आंसर राइटिंग करनी है, कितने पार्ट्स पे जो है हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है, बिल्कुल एकदम प्रिसाइज कर दिया है मैंने। कितने घंटे पढ़ाई करनी है, कैसे उसको जो है रिवाइज करना है, कैसे फिजिकल हेल्थ पे ध्यान रखना है, क्या खाना पीना है, मेंटल हेल्थ का कैसे ध्यान रखना है, कैसे खुद को फोकस रखना है। सुबह 7 बजे से इसकी क्लास शुरू है, तो दूसरी क्लास है 7 बजे। 6:30 बजे से मेडिटेशन, पहले हम दिन की शुरुआत करेंगे, फिर उसके बाद 7 बजे से हम इस काम पे लगेंगे, हमें आज क्या पढ़ना है कैसे, ताकि दिमाग में स्ट्राइक करे। तो आप अपना पूरा कैलेंडर लेके चलेंगे, तो 2 पार्ट रहेगा, एक क्लास का शेड्यूल रहेगा और आपका एक सेल्फ स्टडी शेड्यूल रहेगा। तो मान के चलो तुम्हारा 8 घंटे का कम से कम टाइम टेबल फिक्स रहेगा, 4 घंटे तुम्हारी क्लास और 4 घंटे तुम्हारा सेल्फ स्टडी। तो ये पूरा सेल्फ स्टडी मॉड्यूल मैं यहां दे दूंगा कि आज आपको ये पढ़ना है। मान लो आप मैंने मान लो मौर्याज हो गए, तो मौर्याज में क्या क्या टॉपिक्स हैं, कितने सब टॉपिक्स हैं, कौन से 2 सब्जेक्ट तुम पैरेलल लेके चल सकते हो, इसमें किसकी आंसर राइटिंग करनी है, किस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने हैं। इवन तो आपको पूरी छूट रहेगी कि सर मुझे इतने टॉपिक्स पे मुझे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, वो पूरी एक बुकलेट है, ठीक है। लेकिन वो बुकलेट पहले मैंने सोचा मैं तुम्हें ऐसे पीडीएफ देके चला जाऊं, लेकिन आप लोगों का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि आप लोगों का कम्युनिकेशन मुझे नहीं पता चलता क्या है क्या नहीं है। जब मैं मैराथन ले रहा था तो मैं बार बार पूछ रहा था गुरुकुल के कितने बच्चे हैं, तो उसमें सादिका थी और वर्षा थी, कीर्ति थी, ये जो जिन बच्चों को देना, आप लोगों में से बहुत कम लोग थे उसमें कि मेरे साथ जग भी नहीं रहते कि भाई जग के जो है क्लास देख लें या सर के साथ जो इतनी मेहनत कर लें। तो हाँ, एक ये बच्ची थी, तो बस 2 ही 4 बच्चे हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। वो फिर मैं समझ गया कि इनका तो अलग ही लेवल चल रहा है, जबकि वही क्वेश्चन 2026 में भी आएगा, 27 में भी आएगा, 28 में भी। क्या जीडीपी बदल जाएगी, जीएनपी बदल जाएगी, एसएलआर बदल जाएगा? अरे मैं बार बार पढ़ूं उसको, मेरे दिमाग में बैठ जाएगा। कोई इतनी मेहनत करने के तैयार है, कोई ऐसी एकेडमी, संडे क्या मेरे लिए संडे नहीं है, या मेरा शरीर नहीं है, मेरे को जो है मेरा परिवार नहीं है, लेकिन सिर्फ एक मैसेज आता है कि सर डर लग रहा है, सर प्लीज इकोनॉमिक्स में हेल्प कर दीजिए। 11 बजे सुबह मैसेज आता है और ओजांग सर 9 बजे तक पीडीएफ तैयार करके नोट्स बना के हिंदी इंग्लिश में और शाम को क्लास लेना शुरू कर देते हैं। सारे एम्प्लॉय को फोन कर करके जगह जगह के क्लास बनाओ, ये करो वो करो, संडे भी जीने नहीं देता मैं, तो फ्रस्ट्रेट रहते मेरे से। मैंने कहा नहीं भाई, मेरी जितनी मदद, मेरे एफर्ट से अगर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी हो जाना है मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तो एफर्ट कर रहा हूँ, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये क्लास आपकी रहेगी, इसके बाद आप क्लास आ जाइए। अब एक नई चीज हम शुरू कर रहे हैं, आधे घंटे आपको यहाँ पर न्यूज़पेपर रीडिंग करनी पड़ेगी, 10 से 10:30। आप यहाँ आएंगे न्यूज़पेपर लेके, और मैंने जो आपको हाउ टू थिंक मॉडल बताया है, क्या क्यों कैसे किस लिए, वो मुझे पता था कि उसके बाद तुम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की होगी, आई एम डैम श्योर। तो आपको आधे घंटे न्यूज़पेपर उठाना है, ठीक है, न्यूज़पेपर उठाना है, और उसकी आधे घंटे न्यूज़पेपर कौन कौन मंगा रहा है, चाहे पीडीएफ मंगा लो चाहे न्यूज़पेपर असली लगवा लो। मेरे ख्याल से आपको न्यूज़पेपर लगा लेना चाहिए, जो पेपर पे पढ़ने का जो होता है ना सेंसरी, वो अलग चीज़ होती है, और उसके नोट्स बनाने हैं तुम्हें, हो जाएगा। फिर 10:30 बजे से हम अपनी क्लास शुरू कर देंगे। तो आधे घंटे न्यूज़पेपर रीडिंग इज मस्ट, ठीक है। उसमें क्या क्या पढ़ना है मैं आपको एक चार्ट दे दूंगा कि क्या क्या पढ़ना होता है न्यूज़पेपर में, कहाँ से कंपलसरी क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मैंने एक चार्ट बना रखा है कि कहाँ कहाँ से किस किस पार्ट से, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर में क्या क्या टॉपिक पढ़ना चाहिए वो अपने पास चार्ट रखो, जैसे यार उसको टिक मारो, उसको पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। न्यूज़पेपर रीडिंग हर हालत में आपको 30 मिनट्स करना है, डन है। इसके बाद हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अगली चीज, थोड़ा हम लोग हो गए एग्जॉस्ट, मतलब लंबे समय से काम करते करते, तो गर्मियों की छुट्टियां 3 दिन के लिए हमारी शुरू हो रही हैं। आप लोग रुकना चाहो रुको, और घर जाना चाहो घर चले जाओ, या एसपी सर के साथ मेंटरशिप करना चाहो तो करो। तो आज ये इस वीक की मेरी लास्ट क्लास है। अब मेरी क्लास संडे को शुरू होगी, संडे को 12:30 बजे से मेरा काम शुरू हो जाएगा। जैसे ही पेपर आएगा मुझे सबसे पहले सॉल्यूशन देना होता है, लगभग 2-3 सालों से सबसे पहले सॉल्यूशन हम ही लोग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन फंस जाते हैं हमारे। तो इस बार
भी हमारा वही काम होगा, मंडे भी हमारा चीर हरण होगा, बताना पड़ेगा ना कि हमने कितना पढ़ाया, कितना क्वेश्चन आया, तो वो हम ये 2 दिन हम बिजी रहेंगे। ट्यूसडे से आपका इंडियन सोसाइटी शुरू हो रही है, तो वो पूरी बुकलेट मैं आपको दे दूंगा, वो आप हिंदी और इंग्लिश में आप लो और पढ़ाई शुरू करो, ठीक है। तो नोट्स हर हालत में, जैसे ही नहीं मिले तुरंत मुझे मैसेज करो कि सर मुझे ये नोट्स चाहिए, मुझे ये पढ़ाई करनी है, मुझे ये चीज़ चाहिए। कुछ सोचना ही नहीं है, जिस भी सब्जेक्ट की जो भी चीज़ चाहिए उसके साथ रहो। बाकी अगर ये जो बुकलेट मैं दे रहा हूँ इसके साथ अगर तुम स्टिक रह गए साल भर और 2 साल, तो तुम्हारा इसके बाहर कुछ नहीं जाना है, ये तुम्हें बिल्कुल फ्रेम कर देगा। और मैक्सिमम क्वेश्चन हमने इसके बना रखे हैं, और भी जो एड ऑन तुम्हें चाहिए पढ़ने के लिए सुपर नोट्स के फॉर्मेट में, वो हमसे आप करते जाओ। सुपर नोट्स में चेंज ये किया है कि मैं और एसपी सर, सुपर नोट्स में 2 पार्ट है। एक तो ये नोट्स तुम्हारे चल रहे हैं बेसिक नोट्स, क्लास के नोट्स अलग हो गए। इसके बाद सुपर नोट्स में हम जो है हम चाह रहे हैं कि हम आंसर राइटिंग ज़्यादा कराएं, तो हमने क्या किया, सुपर नोट से टेक्स्ट हटा दिया है। क्वेश्चन जो हमने वो तुम्हें बुकलेट बना के हम देते जाएंगे, मतलब नेक्स्ट वीक से मिलनी शुरू हो जाएगी। एसपी सर और मैं मिलकर उसका आंसर राइटिंग कराएंगे, ठीक है। ये दोनों काम चलता रहेगा, तो इसके साथ आप लोग जो है काफ़ी अच्छा कर पाओगे, कि ताकि आप जो भी पढ़ो उसको राइटिंग करने की आदत डालो। राइटिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना सही रहेगा। चलो, तो आज 3 बजे तक कौन कौन रुक रहा है? फुल लेंथ टेस्ट देखो यूपीएससी, और बहुत अच्छा टेस्ट है ये जो टेस्ट आज मैं कराने जा रहा हूँ। इसमें कम से कम 2 सीनियर ऑफिसर जो सेलेक्टेड हैं उन्होंने इस टेस्ट को बनाने में हेल्प की है, तो आज मैं वो टेस्ट कराने जा रहा हूँ। तो आप लोगों की भी जो फरमाइश है, आप लोगों को कुछ दिन बाद यकीन होगा कि इस आदमी से एकेडमिक्स जो मांगना है मांग लो, ठीक है। नहीं, यहीं क्लास में कराऊंगा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। तो प्रैक्टिस करेंगे, एक अंदाजा हो जाएगा तुम्हें भी क्या करना है। एग्जाम निकाल दो। 26-27 वालों तक तो मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा कि मैं बता दूंगा इतने क्वेश्चन यहां से आने हैं, टेंशन नहीं लेना है। बस वही एक लाइन जो मैंने पहले बोली थी, वही मेरी डर का रीजन है कि मेरे पास एक कंट्रोल नहीं है, वो तुम्हारे एक दिन का कंट्रोल, वो तुम्हें करना पड़ेगा, उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। मैं तो सुबह उठ के मेडिटेशन करा दूं, अब तुम ना करो, तो मेडिटेशन तो प्रैक्टिस की चीज है ना, जब तक खुद नहीं करोगे तब तक कोई तुम्हें नहीं बता सकता, राइट। जो लोग एनसीईआरटी लगा रहे हैं उनका एक काम रहेगा, संडे को आपका होमवर्क रहेगा। अगर एनसीईआरटी आरएफआर लगा रहे हो तो जितने क्वेश्चन इस बार यूपीएससी में वहां से आए हैं वो आप मार्क करोगे, ठीक है। ये आपको मार्क करके मुझे बताना पड़ेगा, मुझे व्हाट्सअप करके भेजना पड़ेगा कि सर ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी में फंस गया है, ठीक है। ये आपका काम है। जो लोग 26 का टेस्ट दे रहे हैं, 240 दिन का जो चैलेंज है, अभी तक उन्होंने जितना कर लिया है, लक्ष्मीकांत मान लो कर लिया, विपिन चंद्रा कर लिया है, तो वो लोग मुझे बताएंगे सर यहाँ से इतना क्वेश्चन फंसे, ये कॉन्सेप्ट फंसा हुआ है। तो यूपीएससी का संडे को पेपर आप लोगों को भी करना है, ठीक है। 12:30 बजे तक, 1 बजे तक पेपर आ जाता है लगभग, कोई फोटो वोटो आ जाता क्या? आज संडे को तो ऑनलाइन रहेगा, लेकिन आप लोग मुझे बताएंगे जो जिन्होंने टेस्ट दिया है आरएफआर एनसीईआरटी का 240 डेज का, वो लोग मुझे बताएंगे उनके सेगमेंट से कौन कौन से क्वेश्चन फंसे हैं। ये सबका ऑनलाइन वालों का भी काम है और ऑफलाइन वालों का भी। आप बताएंगे हमने जो मेहनत की है उसमें से कितने क्वेश्चन कितनी थीम पे फंसे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि संडे को मुंह तान के सो रहे हो फिर मैं पूछूंगा सबसे, तो संडे को आपको भी काम करना है। हम तो पेपर खैर सॉल्व करेंगे ही, पेपर सॉल्व करके हमें बताना भी है, संडे भी हम एक्सप्लेन करेंगे, मंडे भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आप लोग भी रेडी रहिए। कोई बात नहीं है, तुम्हारा अलग ही पेपर चल रहा है। चलो, आ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन अ कंट्री कैन बी बेस्ट बॉट अबाउट थ्रू, तो कहता है कि जो वर्ड है इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले कॉपी में अलग करो। पीवाईक्यू का पर्पस क्या है? इसके वर्ड्स को तोड़ना, हैंडल विद केयर। तो ये जो मैंने पीडीएफ दिया था वो सबको मिल गई, सबने पढ़ लिया उसको? जो कीवर्ड्स दिए थे इकोनॉमिक्स के, किसको किसको मिल गया? हाँ, ऑनलाइन ही तो, और क्या करना है उसको। न्यूज़पेपर पीडीएफ पढ़ रहे हो, नोट्स तुम्हें प्रिंट चाहिए, वेरी गुड। 76 पेज का है वो, नहीं मिला तुम्हें बेटा? तुम्हें पढ़ा उसको? हिंदी में आज 40 के बाद भी आज ट्रांसलेट होकर आ जाएगा। तो उसमें तुमने देखा होगा वर्ड्स पे क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वर्ड्स पे। तो सबसे पहले तुम्हें देखना है, पूछ रहा है रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी पुनर्वितरण ऑफ व्हाट? इनकम, आय का पुनर्वितरण। आय का पुनर्वितरण क्यों? आय के पुनर्वितरण से जो सेंट्रलाइज पैसा होता है वो लोगों के हाथ में जाता है। जैसे आप जॉब करने गए, मनरेगा वरना बेस्ट वे, भाई हम गए और हमने गांव में काम किया, सरकार ने कहा 100 दिन हम काम की तुम्हें गारंटी दे रहे हैं, ठीक है, काम के बदले रोजगार। उससे पहले एक योजना चलती थी काम के बदले रोजगार आय,
तो हम कुछ काम करते थे और अनाज मिलता था उसके बदले, ठीक है। तो कहता है अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन अ कंट्री कैन बी बेस्ट बॉट अबाउट थ्रू, किस माध्यम से इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। लिखो आय के पुनर्वितरण के साधन क्या क्या हैं, हमें इसका आंसर थोड़े ना पढ़ना है। आय के पुनर्वितरण के साधन क्या है, मींस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि हमारे यहाँ टैक्सेशन सिस्टम अलग अलग है, रिग्रेसिव प्रोग्रेसिव। तो कह रहा है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कंबाइंड विद प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कंबाइंड विद रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर। मेरे ख्याल से इसका सुपर नोट्स हम बना चुके हैं टैक्स का, दिखाओ जरा कॉपी। उस दिन मैंने ऑनलाइन क्लास ली थी, टैक्स का मैंने सुपर नोट्स बनवाया था। तो उस दिन रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव दोनों तरह के टैक्स आपसे डिस्कस किए थे कि भारत में किस प्रकार का टैक्स सिस्टम है। लास्ट में यही बात की थी, दिखाओ बेटा, शाबाश। लो कहाँ है सर ये चार्ट, कहाँ जो मैंने क्लास में उस दिन बनवाया था, कहाँ है? उस दिन मैंने ऑनलाइन क्लास ली थी ना, टैक्स मैंने क्लास में लिखा था, ये लिखा था कि नहीं बोर्ड पे? ये बोर्ड पे नहीं लिखा था, मैंने इसको बोर्ड पे नहीं लिखा था। क्लास आए थे, क्लास आए थे, ये भी नहीं याद है? ये बोर्ड पे मैंने लिखा था कि नहीं लिखा था? ये बोर्ड पे मैंने लिखा था कि नहीं लिखा था? मैं जो लिखता हूं मेरे बोर्ड पे सेव रहता है। हाँ कहाँ है टैक्स, कितने पॉइंट थे? बस इतने पॉइंट थे। और ये एलपीजी नहीं, मैं टैक्स की बात कर रहा हूं भाई। टैक्स में मैंने ये रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव तुमने भी नहीं लिखा था। गुड, क्यों? ठीक। तुम्हारा कहाँ है टैक्स, ये वाला कहाँ है? ये मैंने ये नहीं, मैंने ये पूछा था, ये जो मैंने चार्ट बनवाया था कहाँ है ये? तुम्हारा पढ़ पा रहे हो क्या लिखा है? कार्बन पे कहाँ लिखते हो? हाँ टैक्स तुम्हारा, अरे ढंग से लिख लिए होते यार, मैंने 2 पेज डेडिकेट करने के लिए बोला था। देखो आज उसी का अगला क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया? आज आ गया होता, इसी में तुम लिख लिए होते। यहाँ पे जब टाइप्स मैंने यहाँ बात किया था, प्रॉपर्टीज क्या है, गुण क्या है, डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, फिर लास्ट में आके मैंने बताया था क्या प्रोग्रेसिव होता है और क्या रिग्रेसिव होता है। शाबाश बेटा। तुम लोगों को चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, राइट? इस बच्ची से सीख लो, ठीक है? ये केस स्टडी है मेरे लिए भी तुम्हारे लिए भी। ये जब आई थी तो 48 वाले सेक्टर ये छोड़कर भागना चाहती थी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसने सिंपल एक रूल अपना लिया जो सक्सेस का बेसिक रूल होता है, और उसको बोलते हैं कीप इट सिंपल। कि जब हम किसी टीचर के साथ, किसी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ चुके हैं तो हमें अपना दिमाग क्यों लगाना? जो टीचर का जब भाई हमने उसको चुन लिया तो हमें दिमाग क्यों लगाना? तो जो वो कहता जा रहा है हम करते जा रहे हैं, जो वो कर रहा है वो हमें उसको फॉलो करना है, उसको बार बार दोहराना है, इफिशिएंसी अपने आप आ जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगा। तो जब मैं वहां पर बोर्ड पे मैंने टैक्स बनाया था कि यार टैक्स लिख लो, यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, उसके बाद भी आप कॉपी में नहीं लिख रहे। क्यों नहीं लिख रहे भाई? जिस तरीके से मैंने बताया, 2 पेज मैंने बोला था। जब भी मैं कोई फ्लो चार्ट बनाने की बोलता हूं 2 पेज रखने में, कॉपियां बचा के क्या करोगे? वो 2 पेज अगर तुम निकाल लेते, मैंने कहा था हमेशा 2 पेज एक साथ यूज करो, ताकि आगे, जैसे आज हम यहां पे बात कर रहे हैं तो यहां पर हमारा एक कॉन्सेप्ट आया कि टैक्स इज फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। टैक्स लगाने का मैंने उस दिन, आपको याद होगा, मेरी मेमोरी ऐसी कि मुझे फोटोग्राफी आता, मैंने लेफ्ट साइड में क्योड प्रो क्यों लिखा था। क्योड प्रो क्यों लिखा था कि भाई हमारे टैक्सेशन सिस्टम की खास बात होती है वो क्योड प्रो क्यों सिस्टम पे काम करता है, यानी हैव टू, तुम्हें सरकार को देना ही पड़ेगा और सरकार से उसके बदले कुछ नहीं मांग सकते। तो सरकार को देना क्यों पड़ेगा? सरकार आपसे टैक्स ऑब्लिगेटरी क्यों लेती है? क्योंकि सरकार टैक्स के माध्यम से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करती है। देखो उसी कॉन्सेप्ट को दोबारा पूछे, क्योड प्रो क्यों को ही रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कहा जाता है। आप सरकार से कह नहीं सकते कि भाई साहब मैंने आपको 1000 रुपए टैक्स दिया तो मुझे इसके बदले ये दो, नहीं, हैव टू है। क्या होता है? हैव टू, देना ही पड़ेगा, ये ऑब्लिगेशन है, लायबिलिटी है आपकी, हैव टू यानी देना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन अभी आगे देखोगे, क्योड प्रो क्यों सिद्धांत पूछा गया है, टैक्सेशन भारत में किस प्रकार लिया जाता है। तो अब देखो यहां पर प्रोग्रेसिव और रेग्रेसिव टैक्स आ गया है। तो अगर आप लोगों को इतना पावरफुल मेथड सिखा रहा हूं, अगर आप लोग ये सब नहीं करोगे ना तो फिर लास्ट में कोई फायदा नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है? यहां हमारा पर्पस सुपर नोट्स बनाना है
और ये 2 पेज अब आप छोटा छोटा बॉक्स बना रहे हो, क्यों भाई? भाई अभी मैंने उसमें जितनी ब्रांचेस बताई थी टाइप्स में 2 तरह के टाइप्स ऐड कर लेते आज। इसको ऑर्गेनिक नोट्स कहते हैं। ऑर्गेनिक मतलब ये बढ़ता रहता है। ये अभी 2 पेज से निकल के 4 पेज हो जाएगा, अपनी दीवारों पर चिपका लो। मेरा क्वेश्चन होना चाहिए ना, मेरा पर्पस है। तुम्हारी दीवारों पे हीरो हीरोइन का फोटो होना जरूरी है क्या? मेरे नोट्स होने चाहिए वहां पे। तो वहां पर हमने आज 2 वर्ड निकाल लिए होते, प्रोग्रेसिव। अब ये क्या है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। अब इसमें एक और वर्ड आया, प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर। तो हमने देखा था इससे पहले क्वेश्चन हमने किया था कि जब सरकारें पूंजीगत जब होता है, जब मैं आप लोगों को जो ये मैराथन क्लास पढ़ा रहा था तो याद होगा मैंने आपसे कैपेक्स के बारे में डिस्कस किया था। किसने किसने वो क्लास की थी? जो मैराथन किया था, वेरी गुड, शाबाश। तो कैपेक्स के बारे में बात किया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो वहां हमने बताया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत व्यय जो होता है वो क्या करता है? जॉब फॉर्मेशन करता है। अब संरचनाएं स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था को जन्म देती हैं, यही लाइन बोली थी। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट सेल्फ सस्टेन इकोनॉमी। और एग्जांपल लिया था कि आपने एक सड़क बना दी, आगे ढाबे खुल जाएंगे, टायर पंचर की दुकानें खुल जाएंगी, ठीक है, हाउसिंग सोसाइटी खुल जाएगी, रोजगार अपने आप पैदा होना शुरू हो जाएगा। जैसे आपने एक अच्छी सड़क बनाई, ए और बी को कनेक्ट किया, ढाबे का एग्जांपल दिया, रेलवे का एग्जांपल है। जैसे ही आपका आवागमन बढ़ गया, बिजली बन गई, तो मैंने उसके बारे में किसके बारे में डिस्कस किया था? कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में, पूंजीगत खर्च। तो यहां पर यह कह रहा है कि अगर प्रोग्रेसिव को ही क्या बोलेंगे? कैपिटल, पूंजीगत। और जब मैंने गजोधर की कहानी पढ़ाई थी तो भी मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके की पूंजी होती है, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। शाबाश बेटा, यानी स्थिर पूंजी और क्रियाशील पूंजी। ठीक, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, मेरे एक एक वर्ड को पकड़ना। और मैंने इसके लिए आपको बताया था, एक गुण का आपको महारथी होना पड़ेगा, और वो गुण है हाथों से बोलना। यानी आपको मेरी तरफ देखना ही नहीं है, मैं जो बोलता जा रहा हूं बस उसको लिखते जाना है, उसको फ्लो चार्ट के अंदर डालते रहना। उजांग सर ये बोलते जा रहे हैं, उसको तुरंत पेन चलते रहना चाहिए, रुकना ही नहीं कि लिखो, ये वाला वर्ड ही नहीं करना है। जो डिस्कशन हो रहा है उसको लिखते जाओ। दूसरा हो गया रिग्रेसिव टैक्सेशन। तो ये दोनों क्या होते हैं? लिखो, प्रोग्रेसिव टैक्स जो है प्रगतिशील टैक्सेशन, प्रगतिशील कर क्या होता है, और रिग्रेसिव यानी कि प्रतिगामी टैक्स किसे कहते हैं। फिर लिखो, प्रोग्रेसिव खर्च क्या होता है, अग्रगामी खर्च किसे कहते हैं, और रिग्रेसिव खर्च क्या होता है, प्रतिगामी खर्च किसे कहते हैं। प्रतिगामी खर्च किसे कहते हैं। और ये अलग से नहीं बनेगा, फिर से नियम तुम्हें बता दे रहा हूं, ठीक है। मुझे लग रहा है बहुत बुरी एजुकेशन सिस्टम से निकल कर आए हो। ये 2 पेज ऐसे रख लो, वाइट पेज। तो जब भी कोई फ्लो चार्ट बनाओ, तो जैसे मैं कोई वर्ड यूज कर रहा हूं, टैक्स, आगे हम जो है बात करेंगे बजट, फिर इसके बाद हम कोई और सेगमेंट पे बात कर रहे हैं, मान लो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स हमने देखा था ना, तो आपको सिर्फ एक पेज ऐसे ले लेना और इसके चार्ट को फैलने देना है। हमें बार बार नहीं लिखना है, बार बार कहां पलट के देख पाओगे कि पेज नंबर 10 पे कुछ लिखा है, पेज नंबर 50 पे कुछ लिखा है। ये तो लगातार आता रहेगा आपके पास। अब जो भी नई चीज आ रही है उसको इसके साथ जोड़ते चले जाओ, ऐड करते चले जाओ। अब जहां पे टाइप्स ऑफ टैक्स में 2 तरह का, रिग्रेसिव एंड प्रोग्रेसिव, ठीक है। एक और वर्ड आ गया, जहां क्योट प्रो लिखा था लेफ्ट में, उसी के साथ लिख लो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो टैक्स का पर्पस। तो ये क्या होगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट एक जगह कलेक्ट हो रहे हैं। आपको समझ में आएगा कि टैक्स के इतने डायमेंशन यूपीएससी हमसे पूछता है। टैक्स तो भाई बड़े बड़े सीए पढ़ते हैं, तो टैक्स में तुम भी क्या सीए की तरह पढ़ोगे टैक्स? नहीं ना, तुम्हें आईएएस बनना है, तो ये तुम्हें कितना पढ़ना है। टैक्स बड़े बड़े जो है पूंजीपति पढ़ते हैं, टैक्स बड़े बड़े जो है फाइनेंस मिनिस्टर पढ़ते हैं। आप तो नहीं हो ना, आप तो एक एस्पिरेंट हो, ग्रेजुएट हो। तो आपको कितना पढ़ना है वो ये बताता है कि भाई साहब इतिहास तो लोग पीएचडी भी करते हैं। अब आप उपेंद्र सिंह मैडम जैसे थोड़े ना जाके पीएचडी करोगे, तो उन्होंने प्राचीन भारत पे पीएचडी की है, तो अब आप भी कर लो। उनको प्रोफेसर बनना है, आपको प्रोफेसर नहीं बनना है ना, आपको आईएएस बनना है। तो हिस्ट्री में मुझे पढ़ना कितना है वो कौन बताता है? ये बताता है। चले, अब सेंसस पे हमने किया था, सेंसस का फ्लो चार्ट बनाया था। सेंसस में हमने किया था कि नहीं किया था? सेंसस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कौन करता है, संविधान में कहां है, याद है? बस तुम जितना बताते जा रहे हो उतना करते जाओ। As per the 1991 census, the average size of the household in terms of the number of person per household in respect of the given states follow the sequence। ठीक है, अब यहां पर चूंकि 1991 का सेंसस है तो हमें कोई लेना देना है नहीं इससे, लेकिन ये कह रहा है एवरेज साइज ऑफ हाउस होल्ड।
इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन पर हाउस होल्ड, यानी कि भारत में कितने घर हैं, और नंबर ऑफ पर्सन्स, यानी अगर हम बात करें तो किन क्षेत्रों में आबादी के हिसाब से घरों की संख्या किसके पास है, आवास। तो सबसे पहले जो सेंसस हमने सुपर नोट्स बनाया था उसमें एक पॉइंट और जोड़ो। चलो, सेंसस बनाया था ना? नहीं, सेंसस किया हुआ है। उस दिन मैंने इसी पीडीएफ के ऊपर यहां लिखा हुआ था, यहीं पे था ना वो जगह, जाके अगर चाहो तो ऑनलाइन में क्लास उठा के देख लो, यहां पे मैंने ऊपर की तरफ लिखा हुआ था सेंसस। तो तुम्हें कैसे याद नहीं रहता मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो सेंसस मैंने लिखा था, तो वहां पर एक और चीज जोड़ लो। सेंसस में मैंने सीएसओ, एनएसएसओ, याद आ रहा है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, भारत का जो है जनगणना महानिदेशक, संविधान में सेंसस कहां है, जनगणना कहां है, लॉर्ड मेयो के बारे में बात हुई थी, पहली जनगणना कब हुई थी, डिकेडल जनगणना कब हुई थी, यहां पे मैंने लिखा था नीचे की तरफ। सेंसस कराया था ना? भूल गए? अभी पिछली क्लास में कराया था। अब उसी में एक पॉइंट और जोड़ लो, सेंसस में क्या क्या पूछा जाता है, द क्वेश्चन आस्क, यानी कौन से डाटा पैरामीटर्स को एक्सेप्ट किया जाता है। लिखो कौन से पैरामीटर को एक्सेप्ट, क्योंकि इस बार का सेंसस खास होने जा रहा है, इस बार जाति जनगणना भी होगी। अगर आप लोगों को पता होना चाहिए तो सरकार ने अनाउंस किया कि हम कास्ट सेंसस भी करवाएंगे इस बार के सेंसस में। तो पहला तो क्वेश्चन ये कि लास्ट कास्ट सेंसस कब हुआ था? 1931 में। उसके बाद जाति जनगणना का विरोध हुआ था, लेकिन अब जो है आजाद भारत में पहली बार जो है जाति जनगणना होने जा रही है नेशनल लेवल पे। तो सेंसस में क्या क्या आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं, ठीक है, घर के बारे में, आय के बारे में, बच्चों के बारे में, किसके बारे में जो है क्या क्या इसमें डाटा इकट्ठा किया जाता है। इसका मतलब आप लोग सुपर नोट्स नहीं बना रहे हो, क्यों लक्ष्मी? कहां लास्ट वाला कहां है सेंसस का? मैं तो यहां बनाया था, मुझे याद है। सेंसस से तो क्वेश्चन लगभग हर साल, अब ये 2011 का ही सेंसस है या इसके बाद हर दूसरे साल तीसरे साल इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। आएगा वो जो पीवाईक्यू देख रहा है उसको समझ में आ रहा है कि मैं करा क्या रहा हूं। ये जो सोए हुए हैं उन्हीं को नहीं जगाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है, जो लोग कुछ करना ही नहीं चाह रहे हैं, पेन ही नहीं चलाना चाह रहे हैं। तो आगे चलकर अगर मैं क्लासेस में कम आता हूं तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, मैं आपको बता के जा रहा हूं, क्योंकि ऐसा कोई रीजन नहीं मौजूद हो रहा है कि हाँ मैं आपके सीट तक, बेचारे ऑनलाइन वाले तरसते रहते हैं, वो सिर्फ चैट से हमसे जुड़े हुए हैं। आपकी सीट पे जाके कॉपियां देख रहा हूं, आपको डांट रहा हूं, फटकार रहा हूं, उसके बावजूद भी आप देखिए कि आप नोट्स नहीं बना रहे हैं। तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं कि अगर आपको अच्छा टीचर नहीं मिलता है या कोई टीचर जो आप पे ध्यान नहीं दे रहा है, आप उसको मजबूर कर रहे हैं कि भाई हमसे दूर रहो, नहीं तो तुम्हारा दिमाग टॉक्सिक हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो सबसे पहले एक नोट्स बनाओ इंडेक्स के बारे में, सूचकांक के बारे में। अब एक होमवर्क है तुम्हारे लिए, इंडेक्स यानी सूचकांक कितने प्रकार के होते हैं? सूचकांक कितने प्रकार के होते हैं? इंडेक्स, तो इंडेक्स में क्या क्या क्वेश्चन बनता है? मान लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एसडीआई, सबसे पहले पब्लिश कौन करता है, प्रकाशक कौन है इसका, इसके पैरामीटर क्या होते हैं, भारत यानी इंडिया की रैंकिंग क्या है, बस ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी यहीं से नहीं, अभी इंडेक्स देखो, इंडेक्स से क्वेश्चन आना ही आना है। चलो शुरू करते हैं। मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स 2 बार क्वेश्चन आया है, लास्ट ईयर का भी है, 2012 का भी है। एमपीआई, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक बोलते हैं हिंदी में इसको, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। एसडीआई मतलब मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, एसडीआई, एमपीआई, मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स। करप्शन इंडेक्स, करप्शन भ्रष्टाचार सूचकांक। तो हर चीज में कौन पब्लिश करता है, पैरामीटर क्या है, यानी उसमें क्या संकेतक होते हैं, मानव विकास सूचकांक के क्या संकेतक होंगे, भारत की रैंकिंग क्या है, हर साल निकलता है,
कौन प्रकाशित कर रहा है, ठीक है, ऐसे इंडेक्स करते जाओ। पुअर्टी इंडेक्स हो गया, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स हो गया। वर्ल्ड बैंक की कौन कौन सी रिपोर्ट है, आईएमएफ की कौन कौन सी रिपोर्ट है, ठीक है, ये सारी रिपोर्ट्स इंडेक्स निकालो। जैसे ही नजर आए, जैसे कुछ हो तुरंत पकड़ लो इन्हें। लास्ट ईयर भी यहां से आया था, स्टंटिंग और वास्टिंग का क्वेश्चन आया था कि जब बच्चों की जो है वो वजन कम हो जाता है, उनकी लंबाई कम होती है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। यहां से तो क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। पब्लिश यानी इसका प्रकाशन कौन करता है, इसके पैरामीटर यानी इसके कौन कौन से पैरामीटर्स रखे गए। पैरामीटर मतलब कौन कौन से जो है इसके जो है सेगमेंट्स रखे गए हैं। जैसे एसडीआई में कि भाई इतनी आपके पास क्या होनी चाहिए, इतनी शिक्षा होनी चाहिए, इतना आपके पास स्वास्थ्य होना चाहिए। तो इसके पैरामीटर्स क्या हैं, इसके जो है नियामक क्या हैं, कौन कौन से इसके नियामक हैं, किस आधार पर ये रखा गया। भ्रष्टाचार सूचकांक में क्या है, वर्ल्ड बैंक के सूचकांक में क्या है, और इसके बाद जो है मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स में क्या है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में क्या क्या है। सेम वही चीजें, सभी सूचकांकों में ये बात कर लो। भारत की रैंकिंग क्या है, ठीक है, जैसे हंगर इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है, हंगर भूख सूचकांक, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, हंगर इंडेक्स भूख सूचकांक। यहां तक कि भारत में स्वच्छता सर्वे अभी हम निकाल रहे हैं ना, स्वच्छता सर्वे कौन सा शहर ज्यादा स्वच्छ है, इंदौर को पहला सीढ़ी आती है। तो ये सब तो एग्जाम के क्वेश्चन है, फिक्स है। भारत के कितने कितने, भारत में कौन है, नीति आयोग, ये भी इंडेक्स निकालता है, नीति आयोग। तो नीति आयोग के कौन कौन से इंडेक्स हैं, बस पकड़ लो। यूपीएससी में एक क्वेश्चन तुम्हारा फिक्स हो गया, एक क्वेश्चन हर हालत में फिक्स हो गया। 24 में और 2012 में 2 बार ये पूछा गया है, एमपीआई सब कुछ। नीति आयोग अब अच्छे खासे इंडेक्स निकाल रहा है। प्रदूषण सूचकांक, पॉल्यूशन इंडेक्स, स्वच्छता सूचकांक, क्लीनिनेस इंडेक्स। अब भारत में स्वच्छता सूचकांक 2 तरीके से निकाला जाता है, क्लीनिनेस इंडेक्स यानी स्वच्छता सूचकांक अर्बन, एंड अब तो गांव के लिए भी निकालने लगे हैं, यानी स्वच्छता सूचकांक ग्रामीण, क्लीनिनेस इंडेक्स रूरल। कौन इसका प्रकाशन करता है, अब भारत में करेगा तो कोई ना कोई मंत्रालय होगा, कोई ना कोई विभाग होगा, बस पकड़ लो। अब जैसे हर दूसरे साल पर एक निकल कर आता है, ठीक है, आपको पता होगा वन रिपोर्ट, फॉरेस्ट रिपोर्ट इंडिया की बाई एनुअल हर 2 साल पे आता है, और हर साल जिस साल ये आता है उस साल तुरंत के तुरंत क्या होता है, क्वेश्चन बन जाता है। भारत में वन रिपोर्ट, फॉरेस्ट रिपोर्ट, वन रिपोर्ट कहते हैं, बाई एनुअल है, द्विवार्षिक है ये। तो इंडेक्स जितने भी एग्जाम, जब से न्यूज़पेपर जब आप पढ़ोगे तो यही चीज आपको सिखा रहा हूं, जितने न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे आपको इस पे ध्यान रखना पड़ेगा। इंडेक्स जैसे ही कुछ आ रहा है, ठीक है, जैसे अभी आपको देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईओडी 2 बार क्वेश्चन में आ चुका है। इस पे कौन छापता है, क्या पैरामीटर है, भारत की रैंकिंग क्या है, भारत अभी तक कहां पहुंचा है, ईओडी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2 बार यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लिखो, कार्य करने की सुगमता, बिजनेस करने की सुगमता, लेकिन इसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ही कहा जाता है। हिंदी में भी इसको ऐसे लिखा था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिससे क्या होगा, लाल फीताशाही कम होती है और भारत में बिजनेस करना आसान होता है। पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है, कहां कहां भारत के पासपोर्ट की क्या वैल्यू है, करप्शन इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, प्रेस अभी जो रिसेंट आया है, प्रेस की अभिव्यक्ति की जो है उसमें प्रेस की आजादी, फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स लिखो, फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स अभी जल्दी ही रिपोर्ट आई, भारत की रैंकिंग बड़ी खराब बता रहे हैं उसमें। फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स, प्रेस की स्वतंत्रता सूचकांक, हंगर इंडेक्स भूख सूचकांक, इसमें तो भारत की बड़ी तबाही मस्ती, हर साल बहुत भारत के खिलाफ साजिश होती है इसमें। भूख सूचकांक, हंगर इंडेक्स, ये सब यूपीएससी के फिक्स क्वेश्चन है। इंडेक्स आए पकड़ के बैठ जाओ, एक क्वेश्चन मान लो कि हर हालत में होना है, 3-4 चीजें एक इंडेक्स में पढ़नी पड़ती हैं, तो इनका एक नोट्स अलग बना लो। ऐसे ही पॉलिसीज का एक नोट्स अलग बना लो,
ऐसे टैक्स का नोट्स हमें अलग बनाना है, डेमोग्राफी का नोट्स अलग बना लो, इनको इकट्ठा करते जाओ। भाई डेमोग्राफी शब्द यानी कि जो हमने पॉपुलेशन सेंसस में देखा था, जिसमें मैंने बताया ना यंग ये जो होती है मैच्योर स्टेज होती है, बॉक्स बनाया था कि नहीं बनाया था? यहाँ पे नहीं याद आ रहा होगा तुम लोगों को, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। तो वहां बॉक्स बनाया था कि उसमें क्या होता है, मैंने बताया था ना, अगर बच्चे ज्यादा हैं बूढ़े ज्यादा हैं, ये मैंने क्वेश्चन कराया था ना इससे पहले 1991 वाला, कि उसमें बच्चों की आबादी किस में निम्नलिखित में से किसकी आबादी ज्यादा थी। करे पीछे पलटे, पीछे पलटे, अभी पिछली क्लास में हुआ था, तो उसमें बताया था कि उससे क्या बोला, अगर बच्चों की आबादी ज्यादा है, बूढ़ों की आबादी ज्यादा है, तो उसको क्या बोलते हैं, कौन सा अनुपात बोलते हैं उसको? क्या हो गया लक्ष्मी तुम्हें? आश्रितता अनुपात, डिपेंडेंसी रेशियो। क्लास नहीं किया था? पहला या दूसरा ही क्वेश्चन था वो? पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जब कराया था तो मैंने आप लोगों को एक बॉक्स बनाया था ना यहाँ पे, यंग पॉपुलेशन, मैच्योर पॉपुलेशन एंड चिल्ड्रन कितने हैं, बूढ़े कितने हैं। तो मैंने आपको बताया था डेमोग्राफी क्या होता है, कैरेक्टर ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं उसको। अभी तो ये यही पहले क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया था कि हमें क्या पढ़ना है, आज नहीं पिछली क्लास में। देखो ऑनलाइन वाले सारे जवाब दे रहे हैं, डिपेंडेंसी रेशियो, आश्रितता अनुपात। तुम्हें कैसे नहीं याद है? 2013 आईएएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। तो एज ग्रुप को कैसे हमें मेंटेन करना होता है। बच्चे ने ये तक बता दिया कौन से नंबर का क्वेश्चन था। आप लोग कहां रहते हो फिर, क्लास में कहां मन लगा रहते हो? क्यों? ऐसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। फोकस ही आपकी सबसे बड़ी पावर है, वही आपका डिस्ट्रैक्टेड है। आप लोगों को ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, जब टीचर मेहनत कर रहा है बस आपको उसको फॉलो करके रखना है। और दो चार लोगों के लक्षण मुझे बड़े गड़बड़ लग रहे हैं, ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है। मतलब 48 घंटे 36 घंटे के अंदर आप चीजें भूल जा रहे हो, दैट्स नॉट गुड फॉर यू। फिर हम वही करेंगे जो हमें बाकी कोचिंगें करती हैं, जल्दी जल्दी कोर्स पूरा कराएं। हम इतनी मेहनत करने का हमें कोई फायदा नहीं। किस कोचिंग में ये पीवाईक्यू हुआ है? आचार्य इंडिया में सर्च करके बताना मेरे को, आज जाके सर्च करो, नेट पे सर्च मारो, किस कोचिंग में पीवाईक्यू नोट्स बनाना, थिंकिंग करना कहाँ सिखाते हैं। तुम लोगों को लग रहा है कि आईएएस का एग्जाम और जो है तुम्हारे जो है किसी बिहार बोर्ड के जो है स्कूल का एग्जाम दोनों बराबर है, कॉलेज का एग्जाम की नकल छाप लेंगे। तो यूपीएससी ऐसा नहीं होता, यूपीएससी बिल्कुल उल्टा है तुम्हारे। वो एक्चुअली एक सोच और समझ का एग्जाम है, ठीक है। आप जब तक थिंकिंग करना नहीं सीखोगे आप उसके आंसर ही नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडिया इज मूविंग टुवर्ड यूएस, इज इट न्यू बैलेंस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द रशिया, इज इट अ न्यू बैलेंस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। आपको क्या लगता है, भारत का अमेरिका की तरफ जाना और रशिया से दूरी बढ़ाना क्या नई जो है वो विदेश नीति का परिचायक है, नया मूवमेंट है? अब तुमसे ये नहीं पूछ रहा इसका आंसर क्या होगा, तुमसे पूछ रहा डू यू थिंक, हाँ क्या आप सोचते हैं। अब आप इसका जवाब देख के सोच के बताइए कि भारत अमेरिका की तरफ जा रहा है, रशिया के साथ उसकी पुरानी दोस्ती है, तो क्या ये नया जो है वो पावर डायनेमिक्स है? कहीं पे भी तुम्हें नहीं लिखा हुआ है। तुम्हें वहीं पे बैठ और ये सब कुछ करने सोचने के लिए क्या लिखें कि रशिया के साथ बैलेंस हो जाए, हाँ लिखें ना लिखें, या हम दोनों तरफ चलें, क्योंकि हम अमेरिका से भी दोस्ती कर रहे हैं, हम रशिया से भी दोस्ती कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के जो है वो क्या विरोधी रहे हैं। अब ये क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में पूछा जा रहा है और ये सब कुछ पढ़ के और लिखने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 7 मिनट का टाइम है। ये भी नहीं कि मुंह में पेन दबा के तुम रात भर बैठ के सोचते रहो। 7 मिनट का टाइम होता है, ओनली 7 मिनट्स। दैट्स व्हाई यूपीएससी टेक लॉट ऑफ टाइम। तो वहां थिंकिंग करनी पड़ती है कि यार क्या लिखें कि हमें बैलेंस हमारा अप्रोच आ जाए, कि कौन से काम हमने अमेरिका के साथ किए, कौन से काम हमने रशिया के साथ किए। अभी ये क्वेश्चन आया, उसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया, आपको क्या लगता है कि हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिए हैं वो न्यायिक सक्रियता का प्रतीक है? अब आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल नहीं सकते कुछ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कर तो रहा है, वक्त पे देखो घुस गया वो। अभी आप आईआर का क्वेश्चन कर रहे थे, अभी रशिया से छुट्टी नहीं पाए थे, तब तक पूछ रहे हैं हाल ही में हुई घटनाओं के आधार पर। इसका मतलब अभी आपको पिछले 3-4 घटनाओं पे आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर लिखना पड़ेगा। और पूछ रहा है क्या सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट दे रहा है वो न्यायिक सक्रियता का प्रतीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म है। अब आपको ये नहीं समझ पाएगा इस पे हाँ लिखूं या ना लिखूं, क्योंकि अगर ये जुडिशियल एक्टिविज्म लिख दिया तो वो पूछेगा पीआईएल का कॉन्सेप्ट क्यों दिया गया। भाई कोई भी व्यक्ति जा सकता है, स्वतः संज्ञान भी सुप्रीम कोर्ट ले सकता है, तो ये तो उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है ना। आप पीआईएल दायर कर सकते हो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर कर सकते हो, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो अब इसका आंसर क्या लिखोगे तुम, हाँ या ना? गए?
हैं? यही तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उसको पावर मिली हुई है। और दूसरी तरफ हमारे संविधान में शक्तियों का संतुलन है। अगर इतना एब्सोल्यूट होता तो आज बवाल होता इस देश में। आज धनखड़ साहब जो हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया ना कि सुप्रीम कोर्ट को जो है कार्यपालिका के कार्य में दखल नहीं देनी चाहिए, लेकिन कोई भी और नहीं बोल पा रहा है। वो राज्यसभा के सभापति हैं, उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया। और सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी बहुत सी पावर्स हैं जो वो किसी भी कानून को क्वैश कर सकता है, तो वो कार्यपालिका के कार्य में हस्तक्षेप करता। अब आपको आंसर लिखते समय बैलेंस तो करना पड़ेगा, कर तो रहा है, वो कर रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सरकारें लोगों की नहीं सुनती हैं, कुछ ऊटपटांग कानून बना देती। मान लो भी तेलंगाना का जंगल काटने की बात आ रही थी, अगर सुप्रीम कोर्ट स्टे नहीं लगाता जंगल कट जाते। तो कहीं पर वो अच्छा न्यायिक सक्रियता अच्छी भी और कहीं भी, तो इसका मतलब है समाज में अगर मेरे मन का हो तो अच्छा, ना हो तो तुम्हारी ऐसी की तैसी। अब यहां आंसर लिखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दिक्कत यह कि समाज के किस पक्ष की तरफ आप हो। भाई आपका हक छीना जा रहा था, आप उसके विरोध में लिखोगे। आपका हक का समर्थन हो रहा है तो आप पक्ष में लिखोगे। और आप आईएएस बनने जा रहे हैं, आपको जो है निष्पक्ष होकर लिखना है। बस फंसे अब यहीं पे, ये दिक्कत है। तो यहां पर ही सबसे कठिन काम हो जाता है। ये आप लोगों को ये बारीकी समझनी पड़ेगी कि यूपीएससी क्या चाहता है। तो वहां पर ना एक बहुत फास्टेस्ट थिंकिंग मॉडल डेवलप करना पड़ता है कि क्वेश्चन देखते ही आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मुझे इस पर क्या आंसर फ्रेम करना है। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते दिमाग में वो फ्रेम छप जाना चाहिए, उसको एग्जीक्यूट करना है। क्वेश्चन पढ़ने में 1 मिनट निकल गया, 6 मिनट और बचे तुम्हारे पास। अब अंदाजा लगाओ 6 मिनट में तुम्हें 150 वर्ड लिखने हैं। हाथ दिमाग सब कितनी तेज चलता है, तब जाकर आज 3-3 4-4। भाई टॉपर को 5 अटेम्प्ट लगे ऐसे होने लगे, उसके पीछे कारण है। जबकि बीएचयू से पढ़ी थी वो, अच्छी खासी जो है उसने डिग्री ले रखी है। कुछ सोच के देखो क्या करना पड़ेगा। तो ये मैं डरा नहीं रहा हूं, तुम्हें बता रहा हूं कि हमें यहीं से वो अलर्टनेस शुरू करनी पड़ेगी। जब हम उस चीज को करा रहे हैं तो तुम्हारा काम है इसको क्लास में उठने से पहले खत्म कर ले जाओ। लर्न सम हैबिट्स। कहते हैं कि हम आदतें सीखते और आदतें हमें बनाती हैं। तो लर्न द हैबिट्स, सम हैबिट्स यू हैव टू लर्न। कि इस कमरे से निकलने से पहले जो सर ने पढ़ाया रिवीजन करे बिना नहीं उठेंगे। मेड प्रॉमिसेस विद यू, जो सर ने पढ़ाया बस उसको ही हम करेंगे, कैसे भी करेंगे। हम इसको याद करना है, अपने तरीके ढूंढो। एक डिटर्मिनेशन पे रहो कि हाँ ये करा दिया, ये मुझे करना ही करना है, कुछ इसमें इब बट नहीं करना है मुझे। बस ये कुछ आदतें सीख लोगे, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। और मैं क्लास में कह सकता हूं कि हाँ यस, उजाला हैज वन ऑफ द, जो है उजाला हो गया, वार्ष्णेय हो गया, ये लोगों का एक है, इन्होंने माइंडसेट डेवलप किया। तो वार्ष्णेय को लिखने में बड़ी प्रॉब्लम होती, बट नो ही बहुत सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करता राइटिंग की और है। तो हमारी कमियों से हम अपनी विल पावर से ही जीत पाते हैं, और कोई तरीका नहीं है। ये जब आया था तब ये डांट खाता था, सर ये क्वेश्चन कब आया। बस को बताया कि यार पीवाईक्यू पढ़ो बार बार। आज देखो इसके मुंह से निकल रहा है ना, सर ये क्वेश्चन इस साल आया। तो इसका मतलब इसका दिमाग वही है, अलर्ट है, ये जानता है कि क्या क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। ऐसे ऑनलाइन में स्टूडेंट है, ऑनलाइन वाले तो और ज्यादा प्रोग्रेसिव है, इधर मुंह से निकला नहीं तुरंत उधर से आ जाता है। तो 2016 का क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है। तो ये चीजें तुम्हारी, ये छोटी छोटी आदतें होती है, टेक्स टाइम, बट दीज आर द हैबिट्स। तो ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थे, ये भी थे जो शुरुआत में, मुझे याद है, अगर मैं गलत नहीं हूं वर्षने, तो शायद तुम्हारे पापा तुम्हें लेने आए थे। हाँ, ये वापस जा रहा था छोड़ के। ये मेरी नजर में भगोड़ा हो जाता, लेकिन मैंने इससे कुछ बात की, इनके फादर से कुछ बात की, ये रुक गया। एंड आई थिंक ये उसका सबसे बेस्ट डिसीजन था, नहीं तो ये भाग रहा था यहां से। तो ये जो हमारे यहाँ के भगोड़े थे, यही आज सबसे अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, ये भागने वाले थे, ये बीच में जर्नी छोड़ के भाग रहे थे, इन सब की कहानी बड़ी अलग है। बट ये रुके, इन्होंने कुछ अपना माइंडसेट चेंज किया और इन्होंने बस सिंपल कर लिया कि जो टीचर बोल रहा है वो उतना करना है और कुछ नहीं करना है। और वो आज अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करेंगे। तुम्हारे सीनियर बैच में वर्षा के पास बहुत अच्छे, वर्षा को कितने बच्चों की गाड़ी चली आ रही है, यहाँ कुछ नहीं है। उन बच्चों को जिनको, जो मेरे सामने आए थे गुरुकुल में, ऐसी ऐसी स्टोरी थी, जो उन्होंने मेरे सामने कहा था कि सर आई वांट टू कमिट सुसाइड, लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है। उनको कंसोल किया, उनको स्ट्रांग किया, ये मेरे सामने की बात है। वो बात करते कम थे, रोते ज्यादा थे। और बाद में जब वो सीख गए तो उन्होंने गुरुकुल पे उंगली उठानी शुरू कर दी। मैं भूलूंगा नहीं, ना कभी उन्हें माफ करूंगा। उन्होंने गुरुकुल के कई बच्चों को बहुत उल्टी सीधी, अरे यहां नहीं चल यार, वहां चलते, वहां होगा। लेकिन कुछ बच्चे थे जो, तुम ये हर क्लास में जो पीछे बैठते थे ना, इन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। मैंने इनसे भी कहा तुम्हें भी जाना, चले जाओ। एक समय बहुत आहत हो गया था,
ये जो अभी इस बार प्रेम बोले नहीं आए हैं आपके नाम से, जाएंगे भी आपके कहने पे ही जाएंगे, नहीं साथ छोड़ना है। और हैं आज वो, आज उसमें से सिंगल कोई ऐसा नहीं, चाहे इस साल चाहे अगले साल वो एग्जाम निकाल रहे हैं, मैं लिख के देने को तैयार हूं। बस उन्होंने एक ही जगह साथ नहीं छोड़ना है आपका, जो आप कह रहे हो वो करेंगे। और यही अरविंद है, पूछना इससे कि भैया हुआ क्या था, बोले पागल हो, बीच में मन किया छोड़ दूं ये 10,000 क्वेश्चन पागलों की तरह उजांग सर करा। पहले इन लोगों को लगा कि उजांग सर नहीं करा पाएंगे, एक बार मुझे भी डाउट हुआ कि मैं 10,000 क्वेश्चन नहीं बना पाऊंगा भाई। अक्टूबर से वो जर्नी शुरू हुई थी, एक समय ऐसा आया था मैं भयानक फ्रस्ट्रेट हो गया था, पागलों जैसा हो गया था। अभी भी मेरे कमरे में अभी आना थोड़ी देर में बुलाऊंगा, मेरी मेज का हाल कोई गया इस बीच में, मेरी मेज पे पेन रखने की जगह नहीं बच रही है, ऐसे किताबों की मीनारें बनी हुई हैं चारों तरफ, दीवारें बना दी मैंने किताबों की, जबकि अभी मैं 10-15 किताबें हटा के आया हूं। अगर मुझे एक टैब भी रखना है तो 2 किताबें हटानी पड़ रही हैं। ये मेरी हालत होगी मेरी मेज की, किताबें 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 पाइल्स लगी हुई हैं किताबों की ढेर। और एक बार मुझे भी लगा, लेकिन मैंने कहा नहीं, जब वो यहां पे मुझे याद है जहां पे ये बच्चा बैठा हुआ है व्हाइट शर्ट में, यहां सादिका बैठी थी, और ये जनवरी की बात कर रहा हूं, उसका चेहरा एकदम सफेद था, ऐसा लगा रो देगी। बोले सर प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा डरने की जरूरत नहीं है। उसके नेक्स्ट डे मैंने 240 डेज लॉन्च किया, उसी के अगले दिन कि मैंने कहा छोटे छोटे क्वेश्चन शुरू करो, तो यहां से जर्नी हमारी शुरू होती है। मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए थे, मैंने कहा ये करो, ऐप में भी सुधार हो गया, नई ऐप जगह छोड़ी हमने, नई ऐप डेवलप की, उसमें हमें सुविधा मिल गई, नोट्स डाले। अब इन लोगों ने हफ्ते भर किया, इनको कॉन्फिडेंस आ गया। देन 240 डे के बाद हमने हिम्मत दिखाई कि फिर मैंने लगा यार 10,000 क्वेश्चन कर लें। 3 दिन मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछा, भाई साहब नहीं कर पाए ना तो मरोगे, वादा करने जा रहे हो। लेकिन जब उन बच्चों ने मुझसे कहा कि सर मजा आ रहा है, अब सीख रहे हैं सर, RFR कर रहे हैं, फिर मैंने सुबह क्लास लेनी शुरू की, RFR से उनकी जो है पावर बढ़नी शुरू हो गई, याददाश्त बढ़नी शुरू हो गई। तो जब मैंने देखा यार ये मेरे बच्चे खुश हो रहे हैं, इनको कॉन्फिडेंस आ रहा है, मैंने कहा अब करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। और मैंने इनसे कहा था 15 मार्च को तुम खुद बोल दोगे हाँ सर हम नियर अबाउट कट ऑफ पहुंच रहे हैं, और 15 मार्च को ये उन्होंने मुझे बोल दिया। तो ये जर्नी वहां से शुरू होती है। तो ये इस पूरी कहानी में क्या है कि जब आप प्रेरित रहते हैं, आपको मोटिवेशन चाहिए होता है, हमें कोई मोटिवेट नहीं, आप जब प्रेरित होते हैं तो आपका टीचर आपसे दुगनी मेहनत करता है। जब आप गलत डायरेक्शन में जाते हैं तो टीचर फ्रस्ट्रेट, हम लोग बात करते हैं, हम लोग फ्रस्ट्रेशन में महसूस होती है, यार हम किसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इस आदमी को तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ये तो पढ़ना ही नहीं चाहता, हम लोग ऐसे बात करते हैं, छोड़ो यार जल्दी जल्दी पढ़ा बढ़ा के खत्म करो। और जब बच्चा मेहनत करता है तो आप जाके पूछना उनसे कि वर्षा दीदी आपने जब कोई मैसेज किया अगले दिन वो चीज हुई कि नहीं हुई, हाँ हुई। राधिका दीदी आपने, उत्कर्ष आपने मैसेज किया, हुआ। ये डिमांड और ये सप्लाई, बोलते जा रहे हैं करता जा रहा हूं, मेरे पास मैसेजेस रखे हुए हैं। और आज की भी क्लास के मैसेज, सर जैसे बोर्ड में होता है, हमने आज तक कभी नहीं किया जो आज हम 3 बजे करने जा रहे हैं, कभी हमने किया ही नहीं है कि एग्जाम से पहले फुल लेंथ टेस्ट ले लें, करने जा रहा हूं 3 बजे, सभी बच्चे आ जाए उसमें। तो बस एक मैसेज था, सर जैसे प्री बोर्ड कराया जाता है स्कूलों में, आप भी करा देंगे क्या, सिर्फ एक मैसेज, सर डर खत्म हो जाएगा, कैसे आंसर चूज करना है, बस लास्ट में आपका साथ चाहिए। कल ये मैसेज आया, आज शुरू, तो आप भी लगो, लेकिन मेहनत कर। जब मैं एक चीज बोल रहा हूं, नोट्स इस तरह बनाओ, 1-2 पेज, कितनी बार इस क्लास में खड़े होकर बोल चुका हूं, मेरी बात बुरी लगेगी लेकिन वही, अब वो 2 पेज में आगे टैक्सेशन से जितने भी पॉइंट्स आएंगे सब एक जगह डाल दो, बहुत जरूरत हो 1 पेज और जोड़ दो, एक जगह तुम्हारे नोट्स तैयार, एक जगह नोट्स तैयार। तुम लोगों ने शायद अभी तक टॉपर्स के नोट्स हाथ नहीं लगाए हैं, असली टॉपर्स के नोट्स, ठीक है, मैंने टॉपर तैयार किया है, तो मुझे पता है नोट्स होते कैसे हैं। जिसे तुम नोट्स कहते हो ना, उसको कूड़ा कहा जाता है यूपीएससी में। जब तुम थोड़े समझदार होगे ना, ये जो नोट्स लिखने की आदत नहीं हो तो बड़ा बड़ा पैराग्राफ, इसको कूड़ा कहा जाता है, ठीक है, गार्बेज, ठीक है। साइनॉप्सिस बनते हैं, छोटे छोटे पर्चियों में सब कुछ आ जाता है, बिना वर्ड्स के नोट्स होते हैं, बहुत दिमाग वाले सिंबॉलिक नोट्स होते हैं। तो जब नोट्स वहां पहुंच जाता है जहां वर्ड्स ही खत्म हो जाएं, बहुत छोटे छोटे एक एक पॉइंट्स बन जाएं, तो समझ लेना वो नोट्स हैं। केवल एक की पॉइंट लिख लिया, पूरा चीज हमें याद हो गई, सब कुछ मेमोरी में आ गया, बस एक हुक मार दिया, ये वर्ड पढ़ के हमें करना है, उसको नोट्स कहते हैं टॉपर्स के। तो अगर टॉपर की तरह बनना है तो टॉपर की तरह बिहेव भी करना है भाई, सीधा सा फंडा है। इफ यू बिहेव लाइक लूजर यू बिकम लूजर, लिख लो ये लाइन, इफ यू बिहेव लाइक लूजर यू बिकम लूजर, इफ यू बिहेव लाइक विनर, इफ यू बिहेव लाइक टॉपर यू बिकम टॉपर।
अगर हारने वाले की तरह व्यवहार करोगे तो हारोगे, अगर जीतने वाले की तरह व्यवहार करोगे तो जीतोगे। इट्स योर बिहेवियर विच डिटरमाइन ईच एंड एवरीथिंग। तो थिंक अबाउट, आस्क योर सेल्फ वट माई बिहेवियर इज, मेरा व्यवहार है कैसा, विनर का है या लूजर का है। खुद ही तुम्हें जवाब मिल जाएगा। रिजल्ट तुम्हारा 2026 से 27 में क्या आने जा रहा है।